तो देखो सो एनीथिंग दैट व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इन द फिजिक्स ना, उसको हमेशा तीन चीजों से रिलेट करने का ट्राई किया करो, पता है, हमेशा तीन चीजों से रिलेट करने का ट्राई किया करो। पहला पार्ट होता है कि उसका फिजिकल मीनिंग समझा करो, ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको एनालॉगस वे में समझ सकते हो तुम। हाय कशिश, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन मल्टीपल वेज। मतलब जैसे कल तुमने अगर करंट पढ़ा तो मैं उसको किस रेफरेंस में बता रहा था, ट्रेन के रेफरेंस के एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, आई गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। तो इन दैट वे ट्राई टू रिलेट इट। तुमने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, भले ही वो कितना भी क्लमजी हो या कितना भी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोग को? सर आ रही है, सर आ रही है। क्लियर है। तो कह रही है आ रही जान, है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इन दैट केस उसको पहले तो फिजिकली कनेक्ट करा करो चीजों को। व्हेन यू आर डन विद द फिजिकल पार्ट, जो भी तुमने फिजिकली समझ लिया है अपने दिमाग में, उसका फिर थ्योरेटिकल मतलब सोचा करो कि हाउ यू कैन अरेंज दैट इनटू अ थ्योरी। और एज सुन एज यू आर डन विद द फिजिकल एंड अ थ्योरी, बीच बीच में इशू हो रहा है क्या कुछ वॉइस पे? नो सर। नो सर। नहीं हो रहा, ठीक है। अरे इधर अपनी पंचायत नहीं करो प्लीज यार। एंड द थर्ड पार्ट इज, जैसी तुमने ये दोनों चीजें देख ली, थर्ड पार्ट आता है कि उसकी मैथमेटिक्स समझा करो फिर, कि इसको मैथमेटिकल मॉडल हम कैसे बना सकते हैं। तो आज हम हर चीज की ऐसे ही अप्रोच रखेंगे, ठीक है। सो इन दीज, इसमें लैग हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग विद द वाईफाई। चलो, सो ऑल इन ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री थिंग्स इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही रखना हमेशा अपने पढ़ने का तरीका। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं पहले तो, व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट क्लास। सो सबसे पहले तो एक एक करके बताते जाओ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सबसे पहले क्या समझा था तुम लोग ने बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास? सबसे करंट। पहली चीज करंट। करंट के बारे में समझा था। करंट की जो भी हमको डेफिनेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, वो मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन थी। कन्वेंशनल डेफिनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डेफिनेशन बोलते हैं, कन्वेंशनल या फिर मैक्रोस्कोपिक। कैसी? और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, अच्छा मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक समझते हो ना दोनों टर्म? माइक्रोस्कोपिक मतलब सब एटॉमिक लेवल पे जाके चीजों को एनालाइज करना। जैसे मैं सबसे प्यारा एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुम्हारी एक क्लास है ना, उस क्लास में 32 बच्चे हैं। तो वी ऑल नो कि अगर क्लास को अच्छा बनाना है मुझे, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लुक आउट दीज 2-3 स्टूडेंट्स जो केओस क्रिएट कर रहे हैं। मैं पूरी क्लास को एवरेज नहीं बोल सकता हूँ, वो चीज गलत होगी। बट फिर भी हम जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये क्लास ही गंदी है। बट ऐसा नहीं होता है, वहां पे कुछ बच्चे गंदे होते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। बट कभी कभी अगर मैक्रोस्कोपिक से काम चल जाता है तो हम वैसे ही करते हैं। तो बेंजामिन ने हमको जो अप्रोच दी थी वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच थी। हम जब आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी लिख रहे थे, उसमें टाइम इज ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। एट द सेम टाइम जो चार्ज हम मेजर कर रहे हैं वो भी मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें किसने दी थी? जे थॉमसन ने, उनके स्टूडेंट ने, जिसने माइक्रोस्कोपिकली कनेक्ट किया था। उस पर अपन जाएंगे। तो सर ये जो माइक्रोस्कोप भी क्लियर नहीं हुआ। माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक लेवल, जैसे मैंने बताया ना, एक क्लास है, क्लास में कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स है। अब अगर पूरी क्लास शैतानी कर रही है, शोर मचा रही है, तो सबको पता होता है कि पूरी क्लास में पूरे अगर 60 बच्चे हैं, दे ऑल आर नॉट मेकिंग द नॉइज। 60 में से 20 30 25 मचा रहे हैं। बट ऑल इन ऑल इफ वी कंसिडर दैट क्लास, तो पूरी क्लास को पनिशमेंट देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू रीच आउट एवरी स्टूडेंट एंड देन उनको डांटना कि कौन कौन शैतानी कर रहा था। तो ये होता है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अच्छा, हर चीज का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी पॉसिबल है। अगर तुम्हें डिटेल में पर्टिकुलर उन बच्चों को मारना है तो तुम उन बच्चों को ढूंढ के मारोगे। तो बोथ आर द वे ऑफ एनालाइजिंग एनी सिस्टम। अप्रोचेज हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो ये जो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था, ये काफी इम्प्रैक्टिकल था। ये काफी क्या था? इम्प्रैक्टिकल लॉ था। इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपन ने इसके दो सब ऑर्डिनेट्स पढ़े थे। पहला सब ऑर्डिनेट्स क्या था? एवरेज करंट। आई एवरेज क्यों इजी था? बिकॉज आई एवरेज कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तुम बाद में देख सकते हो चार्ज कितना है, आज पहले देख सकते हो चार्ज कितना है। मतलब सपोज तुम्हें 1 घंटे का निकालना है, तो तुम्हें अब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें 1 घंटा पूरा खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा चार्ज कितने फ्लो कर रहे हैं। देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। हाँ मैं बता रहा हूँ, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि कितने करंट फ्लो कर रहा है। एवरेज करंट ने हमें क्या एनालिसिस दिया मैथ्स की हेल्प से, कि बीच का मत जानो। स्टार्टिंग 1 घंटे में, स्टार्टिंग में देख लो कितना चार्ज है, एंड में देख लो कितना चार्ज है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो कितना चेंज आया है, 1 घंटे का टाइम का चेंज कितना आया है, एंड देन जस्ट सॉल्व इट। तो वी आर डिनोटिंग इट विद डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल।
इसके अलावा एक और सबऑर्डिनेट जो पढ़ा था वो क्या था, आई इंस्टेंटेनियस। अच्छा, आई इंस्टेंटेनियस अगेन इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, जिसने हमें बताया कि अगर कोई जनरेट कर लेता है, इफ एनीवन इज एबल टू जनरेट अ फंक्शन बिटवीन द चार्ज, एक मिनट रुकना, लैग हो Yes, रहा sir. था, सो आई एम चेंजिंग द वाईफाई, मोबाइल डेटा से ट्राई करता हूँ। चल गया तुम, नॉट बी दैट। सो इंस्टेंटेनियस ने हमें क्या बताया था, हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट बता सकते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, कि वेरी स्मॉल चेंज इन द चार्ज एंड हाउ इट्स हैपनिंग विद वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ द टाइम। इसके बाद दूसरी चीज अपन ने क्या समझी थी बच्चों, याद है किसी को? ये तो था माइक्रो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसके बाद अपन ने करंट का ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच समझा था। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ने हमें क्या बताया था कि करंट किस पे डिपेंड करता है, बोलो? Electrons, करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे moving डिपेंड of करता है। charge. हाँ एग्जैक्टली, सो देयर इज नथिंग लाइक अ चार्ज, मतलब ऑब्वियसली चार्ज जैसी चीज है बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना दोनों ही चीजें डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। सो जो स्टूडेंट थे जे थॉमसन, में बार बार नाम लेता हूँ, उससे तुम लोग को ये नाम याद रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टीचर का ही ये फॉर्मूले को बोला कि नहीं, इसको थोड़ा सा फैब्रिकेट करने की जरूरत है, वी नीड टू ऑल्टर दिस फॉर्मूला। तो उन्होंने ऑल्टर करके हमें जो करंट दिया वो क्या दिया हमें, एनईए वीडी, जहां पे उन्होंने बोला कि एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि हमें वो चीज पता होती है। ये जो क्यू हमें एनी देता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे, कितना फ्लो कर रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, इट्स क्वाइट इजी। तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा है, तुम्हें आता है निकालना है, गाड्रो ने तुम्हें बताई है सब चीजें, ठीक है? एक बार जल्दी से रिकैप है, नहीं है वीडी कैसे आया, ये पूरी प्रूविंग का रिकैप कैसे होता है जानवी, रिकॉर्डिंग देखना, पूरी प्रूविंग का रिकैप नहीं होता बच्चा, ठीक है? हाँ वाह, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। सो आई इक्वल्स टू एन ए बी डी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो तुम्हें यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, बोलो कोई प्लीज? पॉजिटिव चार्ज की तो अलोंग होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। Opposite to proton. हाय, अपोजिट टू प्रोटॉन, बहुत मारूंगा वहीं पे आके। के अपोजिट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की Electron के डायरेक्शन में, opposite. हाँ वेरी वेल, हाँ, वेरी वेल, वेरी वेल, नेगेटिव के ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट टू नेगेटिव, ठीक है? अच्छा याद रखना, यहाँ से अपन ने लास्ट में, कोई बात नहीं दे, ऐसी बोल रहा, अपन ने यहाँ से लास्ट में एक चीज और कंक्लूड करी थी, वो ये कि जो भी करंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा हमेशा, है ना? यस। और हाँ, ये Yes, चीज sir. अपन ने कंक्लूड करी थी, एंड दिस थिंग इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो शोन टू यू कि हाउ इट्स हैपनिंग, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको चीजें, ठीक है? अब थोड़ा सा और हाँ डिटेल सर. बात करते हैं अपन करंट डेंसिटी पे, इस पे बात कर लेते हैं। वो कल जल्दी जल्दी खत्म कर दिया था, बट वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है? चलो, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट वाज द नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, इसको बताने का, जानवी बच्चा मैं बता दूंगा, फिर बस परेशान मत हो, ठीक है? देखो, करंट को बताने के लिए हमने क्यों करंट डेंसिटी का इनिशिएशन लिया, तो उसका सिंपल रीजन यही है बच्चों, बिकॉज करंट एक स्केलर क्वांटिटी था डायरेक्शन होने के बावजूद, सो इट इज समवेयर लाइक, इट इज नॉट, फिजिसिस्ट्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट पार्ट, उनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, पहला चीज। और दूसरी चीज, इसका रीजन ये भी है, जैसे मैंने तुम्हें कल ये एग्जांपल दिया, अब इन दिस एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत आराम से एक एनिमेशन बना दिया, तो मेरे लिए वो इजी था तुमको समझाना कि इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे धक्का धक्का दिया और निकल गया। बट ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब एक लाइन में है, वी डोंट इवन नो कि अंदर पे क्या हो रहा है,
दिस इज अगेन अ थ्योरी, एक थ्योरी जो तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करती है, दैट्स इट। तो ये एक थ्योरी थी। अब पर्टिकुलर किस एरिया वेक्टर पे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा बहुत कंसर्न है, बिकॉज हमें कंडक्टर को अपना ऐसा बनाना है कि वो थ्रू आउट उस करंट को टॉलरेट कर पाए, वो ब्रेक ना हो। और हाई करंट हमेशा याद रखना हमारे लिए बुरा होता है, मतलब हमारे लिए नहीं, सर्किट के लिए, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमने डिफाइन की, जो कि स्ट्रिक्टली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिंपल से जे वेक्टर से लिखते हैं। क्या होता है ये, सॉरी नॉट चार्ज, करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा याद रखना, कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे if I draw it here, समझने का प्लीज सब ट्राई करना। जैसे मान लो कहीं पे तुम्हें ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दे दिया, बोला ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और तुम्हें बोल रहा है एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में कुछ भी तुमसे ऐसे फाइंड करने को बोला, उसने कुछ तो एरिया वेक्टर ऐसा बनाया है। तो याद रखना, हम हमेशा ये वो एरिया वेक्टर लेते हैं जो क्या हो, करंट के साथ पैरेलल हो, वो सरफेस जो करंट की क्या हो, परपेंडिकुलर, या वो एरिया वेक्टर जो करंट की क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। बहुत एनालिसिस किया अपन ने एरिया वेक्टर और इन सब चीजों में, तो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वी डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बट एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो कीप इन माइंड इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमेशा करंट के डायरेक्शन में अपन ने इसको लिया हुआ, ठीक है। अब देयर आर न्यूमरस फॉर्म ऑफ दिस एज वेल, इसके कुछ फॉर्म समझ लो, कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं सब लोग को यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है, जानवी को छोड़ के? जानवी मैं पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलो। नो सर। इतनी चीजें सब रिकॉल कर पाए, कूल। चलो, so let's move ahead then. Now it's time for you to understand multiple forms of this current density. अच्छा, इसका मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था, तुमको अगर एग्जांपल लेना हो, कैपेसिटर वाला किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट, घर पे नहीं किया तुम लोग ने? बोलो। सर नहीं करंट लग जाता तो करंट लग जाता है तो सुनो, देखो घर पे ना एसी करंट आता है, सो दैट इज ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट तुमको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक झटका देके छोड़ देगा, ठीक है, बिकॉज उसका वेव्स में होता है, तो उससे कभी उतना मत डरा करो, ठीक है। मेन एक भैया से ना करंट जो करवा रहता है के ना, वो देखिए। ज्यादा हार्मफुल होता है, वो कभी तुम्हें, बिकॉज उसका डायरेक्ट करंट रहता है, उसमें कभी भी पल्स जीरो नहीं होता है। जो एसी करंट है दैट इज, ठीक है, वो बहुत तेज शॉक देगा, तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो हमें शॉक देता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, सो ट्राई मत करना। तो हम कभी भी बैटरी से जब वायर लगाते थे, देखो अभी तक इस लेवल पे है अपन, तो अभी फिजिसिस्ट को नहीं पता है क्या रेजिस्टेंस है क्या है, बट वो जब करंट डिफाइन कर चुके हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक समझ चुके हैं, देन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मैं एक वायर लगा रहा हूँ बैटरी में, और वो वायर अगर बहुत पतला है तो वो वायर मेल्ट हो जा रहा है, और वहीं वो वायर बहुत मोटा है तो वो मेल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ना उनको सोचने के लिए, दिस थिंग इज समथिंग दैट फोर्स फिजिसिस्ट टू थिंक अबाउट अनदर क्वांटिटी, जो कि करंट डेंसिटी निकली, जिससे उन्हें पता चला कि डजंट मैटर तार लंबा कितना है, बट अगर वो बहुत पतला है तो वो मेल्ट हो जा रहा है। सो कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन पे चीजें डिपेंड कर रही हैं, सो फ्रॉम देयर ही टुक द कांसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। तो इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने तुमको दिया। तो अब इसको देखो अपन समझते कैसे हैं वो समझो। इसको अपन डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जे को अगर कहीं तुम्हें लिखा दिखे ना, डी आई अपॉन डी टी डीए, तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म एज वेल, डीए या डीएस सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। यस सर। लकी मेरे को मैसेज करा करो ना, तुम लोग को दिक्कत होती है क्लास में, मत पूछा करो ये सब चीजें, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, करना अभी आज से। सो डी आई अपॉन डी एस वी कैन राइट इन दिस फॉर्म एज वेल। कीप इन माइंड कैसे डिफाइन किया गया इसका वेक्टर डायरेक्शन, वो एरिया वेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है। आई एम राइटिंग इट हियर फॉर योर रेफरेंस। दैट एरिया वेक्टर क्या है, बोलो मेरे साथ सब अपने मन में, चिल्ला के बोलो। दैट एरिया वेक्टर which is in the direction of, which करंट। is in the direction of current, in the direction of current, direction of current, ठीक है। अच्छा ये एक फॉर्म होता है, देयर इज वन मोर फॉर्म, इसको अपन इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वी आर राइटिंग इट इन द इंटीग्रल फॉर्म एज वेल। तो इंटीग्रल फॉर्म में देखो ऐसा लिखते हैं अपन, नेट करंट निकालना है तो वी कैन आल्सो फाइंड इट लाइक दिस, j डॉट ds। अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, तुम यहाँ से देखो मैथमेटिक्स भी कनेक्ट करते चलो। मैंने तुम्हें अब तक पूरी फिजिक्स बताई, थ्योरी बता दिया, तो डॉट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब भी अपन कोई एक फील्ड होती है, उस फील्ड की डायरेक्शन में अपने को दूसरी फील्ड लेनी होती है, तब हम कॉस कंपोनेंट का यूज करते हैं, जब परपेंडिकुलर लेनी होती है तो हम साइन कंपोनेंट का यूज करते हैं। सो कॉस कंपोनेंट मतलब ही क्या है कि हम किसी और फील्ड का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी की फील्ड में। सो एनीवे वी आर ट्राइंग टू मैच द साइंस ऑफ और मैच द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द करंट। तो हमने इसीलिए जे डॉट डीएस का एक डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया। इस तरीके से भी चीजें समझो कि ओके इसका मतलब मैथमेटिकल पैरेलल सिग्निफिकेंस कंडीशन पता की है। वजह से। हाँ पैरेलल कंडीशन के लिए। तो ये कुछ बातें थी करंट डेंसिटी को लेके, ठीक है।
अच्छा, नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग कि अब फिर से तुम एक चीज ट्राई करो मुझे। करंट तुम्हें पता चला कि अभी तक ऊपर की काली कहानी में करंट को क्या अपन रिलेट कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिकली, मींस कैन वी रिलेट दिस करंट डेंसिटी विद व्हाट? माइक्रोस्कोपिकली बोल रहा हूं तो हमेशा तुम्हें क्या सोचना है, करंट डेंसिटी विद व्हाट? किससे कनेक्ट करोगे इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे? सर एस क्या है जो आपने ऊपर लिखा था डीएस? कहाँ लिखा है? एरिया, एरिया बहुत छोटू सा एरिया आरती, बहुत छोटू सा एरिया। जैसे मैंने बताया ना कि अभी किसी अपने को बड़े कंडक्टर का एनालिसिस करना होता है, आगे चल के जब ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन होते हैं, इसके थर्मोप्लास्ट डिजाइन होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर्स के, सो इसमें एडी करंट्स रहते हैं। एडी करंट्स का कुछ भी डायरेक्शन होता है, पढ़ोगे आगे। सो हमको बहुत डिफरेंशियल एलिमेंट पे एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ पे कितना क्या जा रहा है उसका करंट का डायरेक्शन। लैग कर रहा है यार ये, मेरा स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है? ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा है? स्टक है क्या? नहीं हो रहा सर मेरे फोन में तो हो रहा है। सर, मेरे फोन में नहीं हो रहा। सर सिर्फ सिर्फ अंकुश के फोन में हो रहा है? नहीं सर, आशुतोष ने तो बताया उसके फोन में भी हो रहा है। मेरे में भी हो रहा है। हो रहा है चेंज। सर होने लगा। हाँ बोलने लगा ना। हाँ तो देखो, मैं तुमको ये दिखा रहा था कि जब भी ऐसा कोई कंडक्टर रहता है तो हमें बहुत माइक्रोस्कोपिक पे उसके पर यूनिट एरिया पे देखना पड़ता है कि कहाँ पे करंट बहुत ज्यादा है, कहाँ पे करंट बहुत कम है, बिकॉज सिंपल वायर में तो हर जगह एक जैसा फ्लो करता है। ठीक है, तो उस जगह पे ये एनालिसिस काम आता है। तो मैंने वही चीज डिफाइन करी है यहाँ पे। ये डीएस क्या है, बहुत छोटू से एरिया में छोटू सा करंट ऐसा। ठीक है, ओके सर। लैग हो रहा है ना? नहीं सर। ठीक है यार, लगे तो लैग बताना मुझे। I cannot understand something, maybe issue with that. चलो, so now what we are trying to do guys, करंट डेंसिटी को अपने को कनेक्ट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कैसे करेंगे? अप्रोच बताओ, व्हाट शुड बी द अप्रोच? क्या करेंगे? देखो जे है आई तुम्हारे की पास। जगह पर ए एन बी डी रख सकते हैं। हाँ, आई बराबर ए है, सो आई कैन राइट आई, तुमने पढ़ा है क्या होता है, एन ई ए वी डी, वी डी ए, सो वी कैन कैंसिल आउट द ए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब मैं ये लिख रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ तो देखो, मैं बोल रहा हूँ लैग कर रहा है। चल रहा है। मेरी वॉइस भी खराब हो रही है क्या? नहीं, वॉइस तो क्लियर है। वॉइस तो सर एकदम क्लियर है। ये गूगल मीट का इशू है रे, वाईफाई बड़ा मस्त चल रहा है मेरा। सर ठीक है, सर चलो। अब आ गया। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आया NEVD। दिस इज व्हाट यू कॉल हाउ यू कैन रिलेट J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब अगेन तुम यहाँ पे देखोगे तो एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या? ये करंट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, सॉरी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को छोड़ के। ये प्योरली तुम्हें एक रिलेशन दे रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रेट होगा। नहीं है यार आज तो। ठीक है, so this is the way how we define it. अच्छा, one more thing, let me ask you about the vectorial form. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या J वेक्टर और N वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ, मुझे सोच के बताओ, इनके हाँ, बीच में सर। नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? क्या यहाँ कुछ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा? डॉट तो ना क्रॉस। डॉट तो ना क्रॉस, ना डॉट आएगा ना क्रॉस हाँ। आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज राइट Yes, हैंड sir. पे यू हैव ओनली वन वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर, है ना अंकुश? Yes, You have sir. only one vector quantity, that is velocity. So velocity एक ही वेक्टर है, उसका क्या डॉट क्या क्रॉस कराओगे? नेगेटिव साइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, नेगेटिव साइन आशुतोष मनोज क्या बताता तुमको? सोच के बोलो सब लोग, व्हाट नेगेटिव साइन यूजुअली स्पेसिफाइड? Direction. जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन में। डायरेक्शन बताएगा ना सर? करंट हाँ। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, बाकी लोग भी बोलो। ओए तुम लोग चांस दो यार दूसरों को, एक एक मत बोलो प्लीज। लोग बोलो, ऋषिका, जानवी, जो करंट की प्रेमिश, जब हाँ। तो तुम्हें पता है दिस एक्सप्लेन्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये दोनों ही चीजें क्या है? ऑपोजिट है या नहीं है? सो मेरे को फिजिकली यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए।
ठीक है, ये मेरी फिजिक्स बोल रही है, मैथमेटिक्स कहीं से नहीं बोल रही है, बट आई कैन डू दैट। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं जल्दी से, तुम्हारा इसका आंसर देना। देखो अब ये ऑप्शन नहीं लिखे एबीसी, ठीक है, एक मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है, इस एक क्रॉस सेक्शन में कहीं तो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो। यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट थिंग, और चिल्लाना नहीं, केदार और खुशदीप तुम लोग भी ट्राई करो, ख्याति सोच के बोलो कि पहला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट विल हैपन टू I1 एंड I2। ये दो सेक्शंस लिए हैं बच्चा मैंने, है ना, ये एरिया बता रहा है यहाँ पे, ये इसका एरिया है, ये एरिया है, मैंने ऐसे वायर के क्रॉस सेक्शन काट लिए है, एक छोटा सा पार्ट देख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे तुम्हें मुझे बताना है कि यार ये I1 V1 J1 और I2 V2 J2 क्या है। पहले तो ये V पोटेंशियल नहीं है, I है करंट, J है करंट डेंसिटी, B है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर सेक्शन पे। तुम बताओ पहले I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, बताओ। किरण, कृष्ण, सोचो। लकी तो मैसेज करेगा मुझे। मनीषा, मनोज बताओ। मिनाल, नैन्सी, निदा, एनी आइडिया? Yes, sir. यस सर नहीं, आंसर बताओ। I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा? I1 बड़ा, I2 छोटा, I2 बड़ा, I1 छोटा, दोनों जीरो। बोलो, ये मैंने तुम्हें दिया है, करेक्ट डायरेक्शन ये है। साहिबा क्या बोल रहे हो बच्चा? सर मैंने बोला कि मेरे ख्याल से I1 बड़ा होना चाहिए। I1 बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वेरी वेल सेड। सब लोग अग्री कर रहे हो इस चीज से? होना चाहिए इक्वल। क्या सामने? इक्वल। इक्वल होना चाहिए, वेरी वेल सेड। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्यों इक्वल होना चाहिए? बात आती है इक्वल क्यों होना चाहिए। सर यहाँ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड सब छोड़ दो, उसका नाम क्या है? करंट। मैंने तुम्हें बहुत, हाँ, कंजर्वेशन, जानवी सही बोली। Result हो रहा है So actually से। एनर्जी नहीं जानवी, इट्स नॉट अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तुम एक सेक्शन लेके खड़े हो, तार में जितना चार्ज एंटर करेगा उतना निकलेगा ही निकलेगा पर यूनिट ड्रिफ्ट सेकेंड। वेलोसिटी की वजह से। मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से नहीं, इसको सिंपल ऐसा नहीं ना, इमेजिन करो, सुनो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ऐसे हो रहे हैं ना। हाँ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, बट सिंपल इसको ऐसे समझो कि इसको तुमने क्या पूरा, तुम क्या पढ़ रहे हो? इट्स इलेक्ट्रिक करंट। करंट को तुमको बोला है मैंने, हीट करंट हो, वाटर करंट हो, ये चीजें क्या होती है? तो पाइप तुम कैसा भी ले लो, जितना पर सेकंड एंटर करेगा उसको पर सेकंड उतना बाहर निकलना है। तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ी हुई है कि अगर आगे से उसका तुम छोटा कर दोगे, फेस एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा कर दोगे, तो वहां से स्पीड क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जितना पर सेकंड वो एंटर कर रहा है उसको पर सेकंड उतना ही जल्दी निकलना भी है, मास कंजर्व्ड है। अब यहाँ से जो करंट चार्जेस एंटर कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स मान लो, अभी मैं बना दे रहा हूँ करंट का डायरेक्शन ये लिया है, ये मत सोचना कि सर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, बट फॉर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन अभी इधर से आ रहे हैं, तो अभी एक सेकंड में अगर अंदर जा 4 रहे हैं तो निकलेंगे भी तो 4 इलेक्ट्रॉन, रहेंगे कहाँ वो? आई बात समझ में? यस। ठीक है। और मैंने कल तुम्हें दिखाया भी था, मैंने तुम्हें ये चीज क्यों दिखाई थी? खाली देखने के लिए थोड़ी, मूवी थोड़ी ना चल रही थी इधर पे। इधर पे क्या हो रहा था देखो, जितना एंटर करेगा उतना तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि कोई अक्यूमुलेट नहीं कर सकता। ये इसको देगा वो उसके वाले को हटा देगा, वो उसको देगा वो उसके वाले को हटा देगा, वो उसको देगा वो उसके वाले को, वो उसको देगा उसके वाले को। एक्यूमुलेशन कहाँ पॉसिबल है? कोई आइटम ये थोड़ी ना बोलेगा ला भाई मैं 4 रख लेता हूँ, नो वन विल डू दैट। कोई और आएगा तो कोई जाएगा। क्लियर है चीजें? सो करंट इज कंजर्व, करंट वोंट चेंज। नाउ व्हाट अबाउट द जे? बताओ मिस बात। J2 ग्रेटर होगा। J2 ग्रेटर होगा। J2 ग्रेटर होगा, क्यों होगा? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना सर, डेंसिटी ज्यादा होगी। वेरी वेल क्रॉस सेड। सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। क्यों नहीं कर रहा है? जे क्या होता है? कर तो रहा है। तो NEAVD में VD क्या है? VD क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तुमको किसने बोला VD क्रॉस सेक्शन में? इसको मैंने बोला ना, इसको तुरंत कनेक्ट किया करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तुमने जो फ्लूइड में पढ़ी है। क्या वेलोसिटी पानी की डिपेंड नहीं करती क्रॉस सेक्शन पे? यहाँ से पानी स्लो आएगा तो यहाँ से जल्दी जल्दी नहीं निकलता है। Yes. जल्दी जल्दी क्यों निकलता है? क्योंकि पर सेकंड जितना एंटर कर रहा है उसको पर सेकंड उतना बाहर भी निकलना है। तो इधर देखो, J2 बड़ा होने का सबसे पहला तो ये मैथमेटिकल रीजन, और मैथमेटिकल रीजन ले लो। J को तुम क्या लिखते हो? I/A। I कांस्टेंट है दोनों में, तो जिसका A छोटा होगा उसका J बड़ा होगा। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, 2 होल है, इतने होल में से इतना करंट निकल रहा है, बड़े वाले होल में से भी उतना ही करंट निकल रहा है। किधर डेंसिटी ज्यादा है प्रकाश? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट इट। ठीक है, छोटे वाले में। छोटे वाले में। Yes, sir. अच्छा, वेलोसिटी पे बताओ क्या कमेंट है तुम्हारे? V2 ज्यादा होगी V1 से। V2 ज्यादा ज्यादा होगी। होगी। किस किस को Yes, यहाँ sir. पे ये बताओ, ये सब चीजें क्लियर हाँ है? सर।
यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, I'm just asking you guys have any नो issue? सर, क्लियर। जल्दी जल्दी करो, आगे देखो मैं लाया हूँ चीजें तो वो बता दूंगा, ठीक है। चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी बात आती है ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं अपन, बहुत सादा सिंपल सा लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ। अब देखो अगेन इसके अपने को करने हैं 3 पार्ट। तुम्हें पहले क्या समझना है, इसका फिजिकल मीनिंग, थ्योरी या मैथमेटिक्स? बोलो। देखो फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या है पहले वो समझो। तो फिजिकल मीनिंग क्या था, व्हेन ओम्स वाज लुकिंग एट इट, सो हाउ ओम्स डिफाइंड इट, ओम ने कैसे डिफाइन किया पहले वो समझना। उनने एक कंडक्टर लिया, तुम सबको ये चीज पता है, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी न्यू थिंग, तो इसको थोड़ा जल्दी रखेंगे। तो तुम्हें पता है ओम्स ने क्या किया, ओम्स ने एक कंडक्टर लिया, ओम्स ने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल लगाया, ठीक है। अब उन्होंने ढेर सारे एनालिसिस करे, उनका जो फाइनल एनालिसिस था वो ये था कि यहाँ पे जब वो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, whenever he is increasing the potential with like this in the same proportion में, जिस proportion में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं उसी proportion में करंट बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? तो द प्रोपोर्शन इज सेम, पोटेंशियल का डबल हो रहा है तो करंट का डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। कुछ पॉइंट तक ये चीजें उनकी सेम है, उसके बाद वेरी करी। जैसे जैसे वो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते गए, वो अमीटर से ऑब्जर्व करते गए, कंडक्टर में करंट बढ़ता जा रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जा रहा था। तो यहां से उन्होंने अपना लॉ दिया। अब इस लॉ की थ्योरी मुझे कोई बताएगा? एनीवन? यशिका, जनाब, क्या डेफिनेशन कहता है? तुम एग्जाम में क्या लिख के आओगे ओम्स लॉ आएगा तो? Ohm's law that हाँ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. तो करंट फ्लोइंग, क्या क्या? Flowing through a conductor करंट फ्लोइंग थ्रू इन अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Potential difference across the ends of conductor. At constant temperature. वेरी वेल सेड। तो ये डेफिनेशन तब तक इनकम्प्लीट है, ये डेफिनेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम दो चीज स्पेसिफाई ना करो। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference। सभी Physical condition are kept constant. दो चीजें तुम्हें क्या, देखो ऐसे बोलो, क्या हो गया ब्रो, सिलेक्ट हो ना, फिर हैंग हो गया। ये हैंग नहीं होता, सॉफ्टवेयर कर लेते हो, ठीक है। नहीं, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस एट, ध्यान से पढ़ना, कांस्टेंट फिजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, खत्म। एक बार में सब चीजें इंक्लूड कर दिया। अच्छा, फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज की क्यों बोल रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनने क्या ऑब्जर्व किया, अगर वो कंडक्टर को काट रहे थे, पीट रहे थे, लंबा कर रहे थे, तो वो चीज वेरी कर रही थी, देन दिस थिंग वाज वेरिंग। एट द सेम टाइम जब वो टेम्परेचर चेंज कर रहे थे तब भी चीजें वेरी कर रही थी। तो ही कंक्लूडेड द टू थिंग्स, व्हाट आर दीस टू थिंग्स, कि फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए। ओए छाती इधर ध्यान दे भाई, ठीक है। एट द सेम टाइम उसकी थर्मल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी है वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आई विल सजेस्ट यू गाइस, जब भी तुम इसको एग्जाम में लिख के आना, सो बहुत अच्छा होगा अगर तुम ऐसे याद करोगे इसको कि करंट इज प्रोपोर्शनल की बजाय पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, बिकॉज दोनों ही चीजें सेम है, बट लिखने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि तुम्हें पता होगा हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला सही मिलता है, अदरवाइज 1/r का रेशियो डालना पड़ता है। क्लियर है इसको चीजें? पोटेंशियल को चेंज किया। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला आया, व्हाट ही ऑब्जर्व। अच्छा, नॉइज आ रहा है क्या मेरे पास से? नॉइज है तो बताना। नो No, sir. गणेश जी का वो निकल रहा होगा तो ऐसे तो हेल्प नहीं होता। अच्छा फाइन, सो V इक्वल्स टू IR जो आया है ना, उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप इन दो चीज को चेंज नहीं कर रहे, सो ही कंक्लूडेड कि ये जो R है, उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा था, मटेरियल पे। किस पे? डायमेंशन पर। मटेरियल की डायमेंशन पे और मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज पे। मटेरियल की किस पे? डायमेंशन पे और उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज पे। तो अब यहां से हमारा काम क्या है, पहले तो इसको फिजिकली समझे कि हाउ इट्स हैपनिंग, फिर उसके बाद अपन इसका क्या ट्राई करें, मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल अरेंजमेंट बनाए कि हाउ वी कैन रिलेट दीज थिंग्स। करेंगे? यस सर। नॉइज आ रहा है तुम लोग को? अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहे सर। नहीं आ तो रहा। है सर। आ रहा है नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा पक्का? पक्का। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फिजिकली। तो एक्चुअली इसको फिजिकली समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीजें ट्राई करी। तो इसका अपन एनालॉगस वे में तुम्हें समझाने के लिए, इसको अपन जब भी मैं समझाता हूँ तो मैं मैकेनिक्स से रिलेट कराता हूँ। जैसे अभी तुमने देखा मैंने इसको फ्लूइड से रिलेट कराया, तो ये जो बताने जा रहा हूँ उसको जल्दी से फाइंड अप करेंगे, बट सिर्फ समझाने के लिए। फिर मैथमेटिक्स आएगी तो जगते रहना, सोना नहीं। तो देखो मैकेनिक्स के थ्रू Okay, sir. कैसे समझा, हम पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो मान लो मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, कुछ ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसमें पेन रखा है, तो दिस पेन विल बिहेव एज अ चार्ज। अब जैसे ही मैं इसको हाई पोटेंशियल पे लेके जाऊंगा तो इस चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू I लो don't know. पोटेंशियल। potential. ठीक है, तो दिस फ्लो वी डिफाइंड एज इन करंट। अब इसको ध्यान से समझना, भले ही तुमको लगेगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, बट अपने मन में चीजें सारी ऐसी रखना कि तुम इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। ठीक है, देखो देखो इसको ध्यान से देखेंगे सर, ये क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हें एनालिसिस करने में हेल्प होगी कि किस तरीके से किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, सेम एनालॉगस वे। ये प्योरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे ये तुम्हें मार्बल बॉल्स किसको मान लेना है कि ये क्या है, चार्जेस है, और ये कोई तो एक कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कोई तो एक कंडक्टर में यू हैव टू ऑब्जर्व द टाइम कि इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस को फ्लो होने में कितना टाइम लगा। फिर तुम कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करोगे, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज करोगे। तुम देखोगे कि तो एरिया बढ़ा रहे हो क्या हो रहा है, लेंथ कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, बीच में कुछ डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, साइड से दबा रहे हो तो क्या हो रहा है। सो वील अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करना, देखना क्या हो रही है इधर। ठीक है, सो ये बैटरी बताने के लिए थी। अब देखो इधर, जैसे ही तुमने करंट का फ्लो कराया, ऑब्वियसली ये क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कहीं लो पोटेंशियल है। अब इसको मैं पॉज करता हूँ, ये मान लो ये चार्जेस फ्लो किए, तो ये चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करे, एवरीवन फिर से देखना इसको, ये चार्जेस जो फ्लो किए, चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करे, हाउ मच टाइम दे टुक टू फ्लो फॉर द 6 गिवन seconds. कंडक्टर। हाँ, देखो ये चार्जेस फ्लो किए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल वही हो रहा है जो एनालॉगस वे में करंट में होता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ तो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, अराउंड 6.3 सेकंड मान लेता हूँ मैं, कुछ ऐसा लगा है। ठीक है, Yes, sir. अब लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करूंगा तो किस तरीके से वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है वो भी देख लो, मैं इसको लिखता हूँ इधर पे। अपना v कॉन्स्टेंट है, v इज नॉट चेंजिंग बिकॉज पोटेंशियल फिक्स है। मेरे को ये जितने पोटेंशियल पर रखना था रख दिया, ये जितने पोटेंशियल पर रखना था रख दिया, दीज टू पोटेंशियल आर फिक्स। मैं पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओम्स लॉ की बात बिल्कुल सही है, तुम्हें ऐसे एनालाइज भी करोगे तो ओम्स लॉ की बात भी सही है, जितना पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट का फ्लो, बिकॉज उतने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो v कांस्टेंट है, यहाँ पे अपने को i का वेरिएशन देखना है विद वेरिएशन टू r, और अपने को ये देखना है ये जो r है ये किन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो देखो ध्यान से, अब देखना, अब हम क्या करेंगे दूसरे केस में वो देखना। अगेन एनालॉजी बता रहा हूं मैं, कुछ इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है। एक मिनट चल रही है, देखो दूसरे केस में अपन ने क्या किया, इसमें कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस रख दिए, यही क्या होंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब इन ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण नेट टाइम कितना लगा है, 11 सेकंड। कुछ तो 11 सेकंड लगा है। तो मतलब व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, तुम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, वो ये कंक्लूड कर सकते हो कि सर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि सर जब भी ये कुछ इंटरनल चीज आपने रखी है, इन ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी है। बी कांस्टेंट था तो ये बढ़ रहा है, तो अपने आप ही आई को क्या होना पड़ा है, कम होना पड़ा है। और आई कैसे कम हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ चार्जेस सेम थे बट उसको टाइम ज्यादा लगा है। क्लियर है चीजें, अभी ये इंटरनल प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो मैंने बताया तुमको मैकेनिक्स से, इसको इससे कनेक्ट करो, इससे कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, ध्यान से समझना। हाउ वी कनेक्टेड फ्रॉम दिस, देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आते ही तुरंत अपना फ्लो कर जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स कर रहा है, उतनी देर में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। तो देयर इज नॉट अ कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है। मोशन कैसा है, चंक्स में हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, फिर डीएक्सेलरेट होकर फिर जीरो हो रही है वेलोसिटी, फिर जीरो से एक्सेलरेट हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर जीरो से एक्सेलरेट हो रही है, फिर जीरो हो रही है।
सो चंक्स में एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो ना ये चीजें। सो इसी को Yes. बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये चीज क्या होती है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करना देना चाहते, तो वो उसको अल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन ने बताई है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस लगा के। क्लियर है बात। Yes. अब देखो और एनालाइज करो इसको। अब देखो और क्या क्या होगा, व्हाट चेंजेस वी कैन डू। अब इधर पे देखो, यहाँ पे ये दो कंपैरिजन दिखाने के लिए है बस, एक में 11 सेकंड लगे हैं, बिना उसके कम टाइम लगे। ठीक है, अब दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन है। देखो अब अपन ने क्या किया इस केस में, एरिया इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज करा है, सबको दिख रहा है। अच्छा, एरिया इंक्रीज करने के लिए अब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया, फिर से देखना है इसको एक बार। फिर लैग कर रहा है क्या? हाँ सर, सर बहुत लैग है। हो गया। अब नहीं कर। अरे यार, don't know why it's lagging। ठीक है, तो ऑल इन ऑल यहाँ से क्या पता चला हमको कि जैसे अपन ने एरिया बढ़ाया है, आज सुन एज वी इंक्रीज द एरिया, लेट मी राइट इट आउट, तुम्हें चीजें क्लियर हो थोड़ी सी। जैसे अपन ने एरिया को बढ़ाया, इस एरिया के बढ़ाते ही करंट भी क्या हो गया है, आई भी बढ़ा है। अच्छा, आई इंक्रीज हुआ है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ा होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होना पड़ा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज होना पड़ा होगा। सो ऑल इन ऑल अभी लैग कर रहा है तो अपन इसमें और ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, बट यहाँ से तुमको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हाउ एक्चुअली थिंग्स वी आर गोइंग एनालॉगस वे में। एक्चुअली वैसे तो नहीं, बट एनालॉगस वे में तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रोल, ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रोल। अब तक जो भी था वो इंटरनल प्रॉपर्टी थी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करता है, वो ऐसे हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो अपन रेजिस्टेंस हमेशा वहां लगाते हैं जहां पे हमें करंट के फ्लो में हिंड्रेंस डालना होता है। ठीक है, वी डोंट वांट करंट टू फ्लो प्रॉपर्ली, तो हम उसको हिंड्रेंस डालने के लिए कहीं से उसके फ्लो को ऑल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये था रिलेट करने के लिए तुम्हें मैकेनिक्स से कैसे तुम करंट को रिलेट कर सकते हो और तुम चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, अब तक जो तुम्हारा एनालिसिस बोलता है वो क्या बोलता है, उसको अगर मैं इधर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो तुम बोलोगे कि सर ये v इक्वल्स टू आई आर है, इसमें अगर v कांस्टेंट रख रहे हो, r बढ़ रहा है तो i को क्या होना पड़ेगा, कम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द i, ये चीज अभी तुमने देखी कि r को, सर इफ वी इंक्रीज द एरिया, if we increase the area then r will decrease, डिक्रीज। at the same time if we increase the length then r will इंक्रीज। increase। ठीक है, r will increase, और if r will increase यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, r बढ़ेगा तो i कम होगा, i बढ़ेगा, r कम होगा तो i बढ़ेगा। ठीक है, अब इन सब चीजों को अपने को क्या करना है, we have to write all that things in a mathematical form। इसको लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में। अब यहाँ से तुम्हें मजा आएगी। अब तुम्हें देखो, तुम्हें मोटिव समझ में आ गया। ओम्स ने सपोज तुम्हें ये फॉर्मूला दिया, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। तो अब तुम क्या चाहते हो, इस रेजिस्टेंस का सर जो ओम्स हमको दे के गए हैं, आर इक्वल टू क्या होगा, v बाय आई, v बाय आई। अपने को इसको किस फॉर्म में लेके आना है, वी हैव टू राइट इट इन अ फॉर्म, हाँ इस तरीके से कि लेंथ और v a के फॉर्म में आ जाए, तो लेके आते हैं। उसका एनालिसिस बहुत बढ़िया है। देखो, तो मैं तुम्हें कल भी बता रहा था कि वी हैव टू राइट द थिंग्स इन अ वे जो हमें पता होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करे। तो ये आर अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल भी एक्सटर्नल फैक्टर है, करंट भी। अपने को इन सब टर्म्स में लाके लिखना है जो इंटरनल प्रॉपर्टी हो या फिर किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो। सो हाउ वी कैन डू दैट, सब सोचो कैसा होगा। तब तक मैं थोड़ा सा इधर कुछ बना लेता हूँ। ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, इट्स कंडक्टर लेट्स से, और इस कंडक्टर में कुछ तो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, अब मुझे तो पता है प्रूविंग, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो मेन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी तभी फोर्सेस लगे। तो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम कुछ तो करें, यहाँ से पहले v और i हटाते हैं। तो i तुम्हें पता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसा पता है नहीं पता है, AVD NEAVD पूरा नहीं लिखा है ना, जब अच्छी नहीं। क्लास नो सर। सर हो गया सर। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो अगेन NEA, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी हमें 3 प्रॉपर्टीज तो मिल गई है। यहाँ पे कौन 2 चीजें हैं जो परेशान करने वाली हैं, पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे चेंज करेंगे।
तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें कल क्लास में दो चीजें बताई थी, एक था मीन फ्री पाथ, क्या था एक मीन फ्री पाथ, एक रिलैक्सेशन टाइम। एक मीन फ्री पाथ बताया था और एक रिलैक्सेशन टाइम बताया था, ठीक है। यस सर। अच्छा, दोनों ही चीजें मैंने तुम्हें बताई थी क्या? दोनों ही चीजें हमें फॉर अ गिवन मटेरियल पता होती है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे हमें किसी भी मटेरियल में जो कोलिजन हो रहे हैं वो हमें पता होते हैं। जैसे मैंने आई थिंक राधिका वाली क्लास में एग्जांपल दिया था, जी मेरे से पूछ हाँ। रही थी कि कैसे पता होता है, तो मैंने बताया था कि हमें पता होता है कि हमें जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मॉलिक्यूल्स की, तो हम हाफ mv स्क्वायर नहीं निकालते हैं कभी उनकी काइनेटिक एनर्जी। हम क्या करते हैं, हमें केटीजी की नॉलेज से पता है कि ये 3/2 केटी के बराबर आता है, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम यहाँ से सब वेलोसिटी वगैरह निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। कोई जाके इलेक्ट्रॉन्स को मेजर नहीं करता कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म्स है फॉर अ टेम्परेचर डिफरेंस। हमें बच्चों क्या पता है, यहाँ से ये दोनों चीजें पता है। तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर जब ये दोनों चीजें डिफाइंड है, तो लेट्स ट्राई टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ टाउ। अच्छा, अब रिलैक्सेशन टाइम है क्या, वो तुम इधर से समझ सकते हो। तुम्हें पता है रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ये दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो टाइम है, जितने टाइम में ये मीन फ्री पाथ चल रहा है, इसी को बोल रहे हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। बोलो। यस सर। अच्छा, अब Yes, मुझे sir. सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, इसको यहां से यहां तक एक्सेलरेट करने वाला कौन? इसको जो यहां उससे से पहले वाला आया था। हाँ, उसको करने वाला कौन? इलेक्ट्रिक जो फील्ड। उससे भी पहले वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बने, देखो सही बोला, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रॉम हियर यू कैन गो विद द लॉजिक कि कैन वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉरी दिस वीडी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ऐसा लिख Yes. सकता हूं मैं? देखो, हाँ सर। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यूई। क्यूई क्यू ऑब्वियसली। क्यू क्यों इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ ना, हाँ सर ई होना चाहिए। ई इंटू ई। अच्छा, फोर्स तुम जानते हो क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हाँ। यस सर। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा ई अपॉन एम। अच्छा देखो, अब यहाँ पे और जो चीजें तुम्हें मिलती हुई आ रही है ना, वो तुम्हें और खुश करेंगी, क्योंकि ये भी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स है, यस और नो? सो चीजें कहीं ना कहीं यस सर। अच्छी हो रही हैं। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, what I have to do? Simply I have to multiply this entire term with time factor. On an average, I can write it. Can I write it? अरे एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो देखो, यहां से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो अगर, तो ई एम टाउ, तीनों चीजें क्या है? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट देयर। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं ऐसा इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वी को तो लिखना आता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, लास्ट क्लास में पढ़ते आए हो। तो यस, वी को ईडीआर। हाँ वी को सर। क्या लिख सकते हैं अपन? ई एल लिख सकते हैं। मान लो इसकी लेंथ क्या है? एल। 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 अब देखो, एन ई ए, वीडी को क्या लिख रहे हैं अपन? ई ई टाउ अपॉन एम। ई से ही हटाओ, कितना आ गया देखो, आर की वैल्यू आई है तुम्हारी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बहुत बढ़िया। तुम जो चाह रहे थे, व्हाट वाज योर अल्टीमेट एम, दैट यू हैव जस्ट प्रूवन ऑन योर ओन। तो लैग बट सर, करते ये रहो। इंटरनल फैक्टर में लाके क्या फायदा है? इंटरनल फैक्टर में लाके ये फायदा है कि यहाँ पे देख, यहाँ पे ओम्स ने खाली इतना बता के छोड़ दिया कि ये इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। बट अब हाँ। इंटरनल फैक्टर्स पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? तुम्हें लेंथ कितना लेना है कंडक्टर का, तुम्हें एरिया कितना लेना है, कौन सा मटेरियल लेना है, हाउ यू विल जज। छोटे लेवल पे चीजें अच्छी लगती हैं। जब तुम छोटे लेवल पे खिचड़ी बनाते हो, सो यू कैन मेक इट एनी वे। तुम अपने टेस्ट अनुसार उसमें यू कैन ऐड एनी सॉल्ट यू वांट टू, यू कैन ऐड द चिलीज व्हाट यू वांट टू, यू कैन ऐड एनीथिंग व्हाट यू वांट टू। बट व्हेनेवर यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल, तुम जब एक अच्छा सुंदर सा बड़ा केक बनाते हो, तो तुम उसमें 1-1 ग्राम की शुगर तक का मेजर करके डालते हो। केक कभी बनाते टाइम देखा है किसी को कोई टेस्ट करके केक बनाता हो? कम ऑन, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो हमें चीजें चाहिए बड़े लेवल पे करने के लिए कि वो प्रिसाइज कैलकुलेशन से आई हो। सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ से अभी तुम लोग ने मेरे साथ मिलकर बहुत बड़ी प्रूविंग कर दी कि ये जो पूरा R इक्वल्स टू V अपॉन आई था, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें नहीं पता हो। तुम अगर इस टर्म को देखो, यहाँ पे जितने भी टर्म अपन ने लिखे हैं, एल और ए को छोड़ दो। एल और ए क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यस सर। इलेक्ट्रॉन, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ, दिस इज अ टाइम कांस्टेंट टाउ। ये सारी क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टीज है, और तुमको किसी भी टेम्परेचर पे पता है। तो यहां से तुम इन सब प्रॉपर्टीज को एक टर्म दे देते हो नाम, जिसका नाम क्या है?
Resistivity. Resistivity. So Resistivity. from here the resistivity took its birth and rho L upon A formula ने अपना पहली बार फिजिक्स की फील्ड में हुए किया, ठीक है, यहाँ से. So from here you can relate up the things कि कैसे चीजें डिपेंड होती हैं. ओम्स ने एक लॉ दिया, उसके बाद उसको और आगे लेके गए कुछ अदर फिजिसिस्ट की हाउ टू कनेक्ट दैट विद द अदर एजेंट्स. तो तुमने अभी फिजिकली भी समझ लिया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था. और जो तुमने फिजिकली समझा था, जो एनालॉजी तुमने फॉलो करी थी, जो वीडियोस तुम्हें मैंने दिखाई थी, उस एनालॉजी के अकॉर्डिंग ही ये लॉ भी आया. इसलिए कहीं से भी उस लॉ को अल्टर नहीं किया. लेंथ बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. सो ऑल इन ऑल जो जो तुम अब तक एनालॉगस वे में समझते आए, दिस लॉ इज प्रूविंग ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. अब इस लॉ से रेफरेंस में एक चीज और मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करके तुम लोग चले जाना, क्योंकि बायो की भी लिए तो थके हुए. दो चीज रह जाएंगी, दो चीज रह जाएंगी. एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी रह जाएगी और एक कलर कोडिंग वाला पार्ट रह जाएगा. कलर कोडिंग इंटरेस्टिंग है ना? है? नहीं, मैंने पढ़ा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा. प्रैक्टिकल चीज कभी इंटरेस्टिंग नहीं होती. चलो देखो, यहाँ से अब दो टर्म और है, वो समझ लो. पहले तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है पता है ना तुमको? ओम. Yes, sir. Everyone knows. I am hoping everyone knows what this is. ओम. चलो प्रभु, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? लैग कर गया ना फिर? पूरी रिकॉर्डिंग खराब हाँ कर सर. दी यार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं भी पेन टैब ही ले लूं. चलो. सो रेजिस्टेंस की यूनिट यू वेरी वेल नो. व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? अच्छा, मैंने इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, बट आई एम होपिंग यू नो व्हाट दिस इज. तो याद रखना, इसकी कई डेफिनेशंस है. इन अ वेरी सिमिलर वे यू कैन डिफाइन इट एज एन रेशियो ऑफ वोल्ट एंड गॉड. यूनिट करंट, है ना? ठीक है. और क्या डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है. रेजिस्टेंस को हम बुरी चीज बोलते आए ना. तुम फिजिक्स और इंजीनियर के से पूछोगे ना, रेजिस्टेंस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमें कभी भी ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता है. साइमन इसकी नहीं होती है, साइमन मो की होती है. साइमन इसकी नहीं होती, साइमन सर उसने कंडक्टिविटी की होती साइमन है. इनवर्स लिखा है. मो इनवर्स लिखा है. यस सर. साइमन उसने इसका नहीं. साइमन बेटा कंडक्टिविटी की होती है. तो देखो, अब हाँ. रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से तो पहले आता है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है. ठीक है. यूनिट है इसकी ओम, लिख देता हूं मैं. यस सर. ये याद रखना, जिसको कंफ्यूजन होता हो, एंस आ रहा है तो कंडक्टेंस आएगा. और जो तुमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है वो क्या था? दैट रेजिस्टिविटी से आएगा कंडक्टिविटी. क्या आएगा? कंडक्टिविटी. अच्छा, इसको डिफाइन करने का क्या लॉजिक है? कुछ नहीं. एक सिंपल सा असर्टिव फॉर्म में चीजें लिखनी थी. ये सब हमें क्या बताते हैं? ये हमें रेजिस्टिविटी, एक मिनट चलो. जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो हमेशा हमें नेगेटिव चीज बताते हैं. ग्लास खाली है, अपने को क्या जानने में इंटरेस्ट होता है? पॉजिटिव वे में. ग्लास कितना भरा है वो बताओ. किसी मटेरियल का कंडक्टेंस कितना है वो बताओ. कितना चार्ज, कितने वायर में कितने करंट को फ्लो कर रहा है वो बताओ. कितने को नहीं कर रहा है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में. यस और नो? यस सर. Yes, sir. whenever I talk about the efficiency, मेरे को चाहिए कि वो कितने अच्छे से कन्वर्ट कर रहा है चीजों को, ना हाँ कि सर. कितने खराब कर रहा है. दो मैं खराब से भी निकाल लूंगा. तो बस यही बात थी कि एक तरफ जो हम बोल रहे थे कि ग्लास खाली है, वो खाली ना होकर अब हमें बोलना पॉजिटिव वे में चाहिए कि ग्लास इतना भरा है. दैट्स लाइक. सो कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी को हमने कंडक्टिविटी इस वे में डिफाइन किया है सब. और तो कुछ प्रैक्टिकल है नहीं. जो वो साइमन बोल रही है वो आई थिंक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है. ठीक है. इसको मो भी बोलते हैं. इसकी यूनिट मो होती है, जस्ट ओम का रिवर्स. यस सर. अच्छा, ये बातें हैं. एक ये क्वेश्चन करके बताओ जरा. देखो, इसमें काफी ज्यादा बस उसने उनसे खेला है. व्हाट यू से दैट यूनिट से. एंड वन मोर यस थिंग सर. गाइस. अरे यार, सुन सुन.
बच्चों लाओ आंसर, क्या करते हो तुम लोग आंसर लाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों करने लगते हो? दो दो लाइन के क्वेश्चन नहीं होते। क्या कह रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर लेंथ 50 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन, ये रेजिस्टिविटी है। आर पूछ रहा है, रो एल बाय ये फॉर्मूला लगाना है। रो कितना दिया है? 2.6 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना है? 50 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 2 मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻³ 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सो यू विल जस्ट राइट 2 इंटू 10⁻⁻6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13, 1.3, 5 जा 1.35 जा कितना होता है? 6.5 -8 6 8 कितना हो गया? -2 -4 कितना आ गया इधर? -4। देखो सही किया है मैंने, है 8.5। जानवी 1 2 3 4, हाँ मैंने सही किया है। नहीं 3 आएगा आई थिंक। 6 हाँ सर, 3 आ -2 रहा है अभी। 3 आ रहा है, ठीक है चलो, है ना। कोई इजी, उसका देखो -4 आ रहा है राधिका का। मेरे को ही करना पड़ेगा यार। जीरो है ना, मैंने जीरो क्या नहीं कर रहे लिया। हो? 7 7 सर जो 3 है सर। 3 आएगा राधिका। हाँ सर, 6.5 3 लिखिए तो ही 3 है। आएगा। यस सर। वो उसका -4 आ रहा है 6.5 पे। चलो, कलर कोडिंग वगैरह चीजें हैं, देखो इसमें कुछ टफ नहीं है, बोलो तो आज ही खत्म करेगा इसको। टेम्परेचर देखो, अब ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोडिंग होती है। कोडिंग क्यों होती है? क्योंकि देख के पता चल जाना चाहिए कितने ओम का है। अब उतने छोटे में तो मैं लिख नहीं सकता हूँ किलो ओम। अगर मेरे को लिखना है 3 किलो ओम, यहाँ पे तो वैल्यू बहुत छोटी आई है। अभी मेरे को ये वैल्यू लिखनी है तो 6.5 इंटू 10⁻³ किलो ओम कैसे लिखूंगा मैं? इस पे छोटू सा तो दिखता है इतना सा रेजिस्टेंस, है ना। तो इट्स इम्पॉसिबल टू राइट एंड सी, तो अपन उसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग किस में करी गई है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ऐसा करके कुछ तो बनता है ना, गोल्ड सिल्वर, ऐसा याद रखना। 0 से 1 तक चलता है। हाँ, इसमें क्या याद रखना है? जो पहला बैंड होता है वो तुम्हें बताता है पहला डिजिट। जैसे तुम्हारा ये नंबर आया है, तो इस नंबर को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस नंबर में कितनी चीजें हैं होनी चाहिए? फर्स्ट डिजिट होनी चाहिए, सेकंड डिजिट होनी चाहिए, 10 की पावर वाला टर्म होना चाहिए। तो 3 चीजें तो ये चाहिए। और एक तुम्हें चौथा बैंड जो चाहिए होता है, चौथा बैंड तुम्हें बताता है इसका वो एरर। क्या बताता है? एरर या टॉलरेंस। एरर या टॉलरेंस कि कितने लेवल तक वो अपने लिमिट के कितने Tolerate लेवल कर तक टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। वैसे Yes, sir. रेजिस्टेंस की काफी ज्यादा होती है टॉलरेंस, मतलब वो किलो ओम में मेजर हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एज वेल कि उसकी लिमिट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कोडिंग से याद रखना। अभी जैसे मैंने तुमको ऐसा दे दिया, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे देगा और बोलेगा बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हाउ यू विल राइट इट? तुम्हें पता होना चाहिए ऑरेंज का कितना होता है। सो BBRO क्या होता है? ऐसे लिखते हैं, ब्लैक ब्राउन RO। सो इसका कितना आया? 0 1 2 3। ऑरेंज का आ रहा है 3। 0 से ही चालू होती है हर चीज, याद रखना। 0 से ही चालू होगी, तो ऑरेंज के लिए लिखोगे 3। फिर दूसरा नंबर क्या बताएगा? ब्राउन। सो बैक ब्राउन 1। फिर क्या है? रेड R2। तो ये जो थर्ड नंबर होता है ये बताता है 10⁻²। ठीक है, और यहाँ पे ये गोल्ड क्या बता रहा है? टॉलरेंस कितना है उसका। ठीक है, तो तुम यहाँ से टॉलरेंस लिख दोगे, जो भी उसका ±10% का होगा टॉलरेंस। ठीक है, 5%। सॉरी, क्लियर सर। बस इसमें कुछ करने वाला 2.1 होगा। 31 होगा, 3.1 नहीं, ओके सर। है ना। पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं। ठीक है, इसके अलावा बस एक टेम्परेचर वाली डिपेंडेंसी बच जाएगी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करोगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। Yes, sir. इजी है, देखो मैं जितने क्वेश्चन तुमको देता हूँ ना वो दिखने में बहुत इजी होते हैं। सबसे आगे चल रहे हो पता है तुम लोग फिजिक्स के सिलेबस में। जो मैंने प्लान बनाया था ना, उस प्लान से 5 दिन पहले चल रहे हो तुम लोग। इसके बाद क्या चालू करना है? हेलो, सर सेमीकंडक्टर करवा दो, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक, इजी है सर। वो तो मैं कराने भी नहीं वाला हूँ, मेरे मेरे उसमें वो नहीं है। अच्छा। सर मूविंग चार्जेस वाला। हाँ सर, 4 चैप्टर करवा देना फिर। इंटरनल